अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? अच्छा भाई, तो आज हमारा प्लान है कि यार थोड़ी सी मतलब फैच वाली चीज़ें रिपीट करें। अच्छा, मैंने आपको ना एक काम बोला था करने का। यस सर। स्क्रीन जूम कर दूं? जूम का सीन है नहीं यार। क्या सही नज़र नहीं आ रही? जूम कैसे करेंगे? चलो अभी बुक देखते हैं। अच्छा भाई, इसके अलावा मैंने यार डाल दिया था आपको कोई। यस सर। क्या रहा? बोलिए सर। क्लासरूम पे मैंने बनाया था। ठीक है भाई, ये मैंने बना दिया। जिसने बनाया इस पर सबमिट कर दे। और दूसरा ये कि भाई, जो दो फंक्शन इसमें मैंने आपको बताए थे, एक सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, दोनों का समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, बेसिकली होता ये क्या कह रहे हैं? सर आप इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं? हाँ, कर रहे हैं। लास्ट टाइम थोड़ा इशू आ गया था, अभी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं कि यार देखिए, जावास्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट हो रही है ना ब्राउजर के अंदर, तो कुछ फीचर्स जो है ना ब्राउजर की तरफ से भी मिल रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें एक टाइमर का फीचर है। ठीक है, जो वेब एपीआई जिसको हम बोलते हैं, वेब एपीआई के थ्रू हमें मिलता है, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसके दो मेथड्स हमारे पास है, एक सेट इंटरवल और दूसरा क्या था? सेट टाइम आउट। दोनों में फर्क क्या है कि भाई सेट इंटरवल जो है ना वो इंटरवल लगा देता है, ठीक है भाई, रिपीटेशन, और इसमें एक टाइम हम सेट कर देते हैं कि इतने टाइम बाद ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो भी हम फंक्शन पास करते हैं और उसमें जो भी कोड लिखते हैं, तो स्पेसिफिक टाइम बाद वो कोड जो है ना बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, जैसे लूप में आइटरेशन होती है फंक्शन कॉल में, जब हम उसको कॉल करते हैं, जब चलता है कोड, तो इसमें क्या है, टाइमर सेट हो गया, इतने टाइम बाद वो फंक्शन, वो जो कोड है दोबारा दोबारा कॉल होता रहेगा। ठीक है ना, और इसको हम रोक भी सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक एग्जांपल छोटी सी कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एक वेरिएबल है टाइमर का, इसमें मैंने रख दिया 0। ठीक है ना भाई, और मैंने क्या कहा भाई, सेट इंटरवल में
मैंने इसको दिया एक फंक्शन। अच्छा, फंक्शन इसको मैं ऐसे पास करूं या फिर मैं इसको एरो फंक्शन दे दूं। ठीक है, एरो फंक्शन अभी हम देख लेते हैं दोबारा से एक बार ना कि क्या था। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा करूं कि फंक्शन में बना दूं ऊपर, इसका नाम मैं रख दूं इंक्रीमेंट टाइमर या कुछ भी इस तरह का। ठीक है ना, और इस फंक्शन का जो नेम है वो मैं इसको पास कर दूं ऐसे। ठीक है, बात एक ही है, या तो फंक्शन यहाँ बना दो या फिर ऊपर फंक्शन बना हुआ है तो उसका नेम पास कर दो, तो ये उसको खुद कॉल करता रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब होगा क्या कि सेट इंटरवल मैंने लगा दिया और इसको एक फंक्शन पास कर दिया और इसके दूसरे आर्गुमेंट के अंदर मैंने एक टाइम दे दिया। अच्छा, ये जो टाइम है ना ये मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको 1000 दिया है तो इसका मतलब ये कि हर 1 सेकंड बाद चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 2000 देता तो हर 2 सेकंड बाद चलेगा। तो अभी क्या होगा, हर 1 सेकंड बाद ये इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा, हर 1 सेकंड बाद, और पूरे कोड में कुछ भी नहीं होगा, बस हर सेकंड बाद हमारा ये फंक्शन है ना ये कॉल होता रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन में आकर जो ऊपर वेरिएबल बनाया टाइमर को, इसको कर रहा हूं इंक्रीमेंट और साथ में करवा रहा हूं इसको कंसोल। ठीक है, चलाते हैं तो आप देखें कि हो क्या रहा है, फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, टाइमर को इंक्रीमेंट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है ना मैंने इंटरवल लगा दिया, अब ये चलता रहेगा जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं। ठीक है, रोकने का तरीका क्या है कि भाई जहां पर आप ये सेट इंटरवल लगा रहे हैं ना, तो सेट इंटरवल एक मेथड है और ये हमें रिटर्न में अपना रेफरेंस देता है। ठीक है, अब देखें अगर मैं यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में सेव करवा दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कंसोल करवाऊं, तो इसमें हमें मिलेगा इसका, क्यों नहीं मिल रहा भाई, सेट इंटरवल मैंने इसमें दे दिया और इसको मैंने क्या करवा दिया, कंसोल। अच्छा खैर, इंटरवल नहीं मिल रहा, मतलब वो जो है ना उसमें जो भी अपडेट हो रहा है वही हमें ला ला के दे जा रहा है। ठीक है, खैर ये आईडी है इसकी, इसको आईडी समझ लें कि भाई मैंने एक इंटरवल लगाया, इसने आईडी 1 हमें दे दी लाके। ठीक है, अगर मैं एक और इंटरवल लगाता तो इसमें देखें शायद आईडी इसकी चेंज करके लाके दे देगी। ठीक है, 1 और 2, तो जितने भी इंटरवल आप लगाएंगे उसकी ना एक यूनिक आईडी बन जाएगी खुद। ठीक है, बना के देगा, एक की 1 बना दी और एक की 2 बना दी, और ये आईडी हो गया इसका रेफरेंस कि भाई जब भी हमें इस इंटरवल को रोकना हो तो हम इसको इसकी आईडी के थ्रू रोक सकते हैं। ठीक है भाई, कैसे कि भाई हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नेम है क्लियर इंटरवल। इसको जो है वो इंटरवल की आईडी मतलब उसका रेफरेंस पास करना होता है कि भाई ये जो इंटरवल चल रहा है इसको रोक दो। ठीक है भाई, तो कब रोको, या फिर हम कोई बटन बना लें, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक टाइम बता दें कि भाई इतने टाइम बाद रोक दो। अभी हम बटन बनाते हैं, मैंने कहा स्टॉप ऑन क्लिक स्टॉप टाइमर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया फंक्शन स्टॉप टाइमर और मैंने कहा जब भी ये फंक्शन कॉल हो आप क्या करना, इंटरवल जो चल रहा है उसको स्टॉप कर देना। तो इसमें मैं क्या करूँगा, क्लियर इंटरवल, और इसमें क्या पास कर दूंगा, इसका रेफरेंस। ठीक है भाई, तो देखें रीलोड करा, अभी ये चल रहा है, जैसे ही मैंने स्टॉप पे क्लिक किया ये रुक गया। अब ये इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, अब उसको दोबारा चलाना हो तो इस लाइन को आप दोबारा कॉल कर दें या किसी फंक्शन में रख दें इसको। ठीक है, कि भाई आप एक बटन बनाएं स्टार्ट का और फंक्शन बना दें स्टार्ट टाइमर, और यहाँ पे आप क्या करें, स्टार्ट टाइमर का फंक्शन बनाकर
सेट इंटरवल को इसके अंदर ले आए, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल को बाहर रखें ताकि उसका जो रेफरेंस है वो नीचे वाले फंक्शन में भी मिल सके। मैंने क्या किया, सेट इंटरवल चलाया और रिटर्न में जो उसकी आईडी, जो उसका रेफरेंस मिलता है, उसको ग्लोबल वेरिएबल में ऊपर सेव करवा दिया ताकि उसको जब भी मुझे रोकने के लिए यूज करना हो तो मैं उसको यूज कर सकूं। सही है ना भाई? तो देखिए अभी कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टॉप किया, स्टॉप हो गया, दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें देखना एक इशू भी आएगा। मैंने स्टार्ट कर जो बटन है ना वो मल्टीपल टाइम्स प्रेस कर दिया, क्या हुआ होगा? देखिए हुआ ये कि जब एक बार आप सेट इंटरवल कॉल करते हैं ना तो एक लिसनर लग जाता है, एक टाइमर लग जाता है। मतलब हुआ ये कि जैसे हम अलार्म लगाते हैं ना मोबाइल में, उस टाइम पे जाके वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम मल्टीपल अलार्म लगा दें, बार बार अलार्म का बटन प्रेस कर दें तो ज़्यादा लग जाएंगे और एक साथ बजना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सीन हुआ है, मैंने स्टार्ट टाइमर जो है ना वो बार बार कॉल करवाया तो उसने एक नहीं बल्कि सेट इंटरवल बहुत ज़्यादा लगा दिया, जिसकी वजह से वो टाइमर जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में चलने लग गया, ठीक है। मल्टीपल टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो, तो इसका क्या हल है आपके हिसाब से? सर एक ही बटन बनाए, उसका इनर टेक्स्ट चेंज करके स्टॉप कर दें, तो एक कंडीशन में उसको देना डायरेक्ट उसी बटन पे जब दोबारा क्लिक करें जैसे गूगल में हो रहा है, बिल्कुल सही है ना? करा है आपने ऐसा? यस सर, हो सकता है, कर दिया सर, असाइनमेंट अपलोड है। ठीक है। तो भाई ये काम कैसे होगा कि भाई या तो आप बटन को डिसेबल ही कर दें, या तो बटन को आप क्या कर दें, डिसेबल कर दें, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है भाई। ये काम कैसे होगा, आप बना लें एक स्टेटस का वेरिएबल, स्टेट, सही है ना, कि भाई स्टेट क्या है अभी टाइमर की, या आप सिंपल एक फ्लैग बना लें, प्ले है, इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है भाई। और जब जैसे ही स्टार्ट हो रहा है इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई टाइमर जो है वो चल गया है, सही है ना भाई? अच्छा, अब हम इसके बेस पे ना काम करवा सकते हैं। क्या काम करवा सकते हैं कि यार एक ही बटन को, और फंक्शन भी एक ही यूज कर सकते हैं, फंक्शन भी दो दो की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, इस बटन को यहां से रिमूव करते हैं और फंक्शन का जेनेरिक नेम हम क्या दे दें, टॉगल टाइमर करके, ठीक है ना भाई। स्टार्ट भी इसी से होगा और एंड भी इसी से होगा, ठीक है भाई। क्लियर वाला देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई जब फर्स्ट टाइम बटन प्रेस हुआ तो प्ले जो था वो फॉल्स था, कंडीशन लगेगी कि इफ अगर प्ले ट्रू हो तो ये वाला ब्लॉक चले, और अगर प्ले फॉल्स हो तो ये वाला ब्लॉक चले। सही भाई, समझ में आ रहा है ना? प्ले हमने बोला ट्रू हो तो ये वाला ब्लॉक चले, एल्स हो तो ये चले। अब इफ तो फर्स्ट टाइम जब क्लिक हुआ तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला है। क्या हो गया भाई, फॉल्स वाला, सही है ना। वो क्या करेगा, सेट इंटरवल को लगा देगा और स्टार्ट कर देगा टाइमर, ठीक है ना भाई। और प्ले को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और जब सेकंड टाइम बटन प्रेस होगा तो क्या होगा कि भाई क्लियर इंटरवल कॉल होगा, टाइमर को वो रोक देगा और प्ले को वापसी फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना करके देखते हैं। रीलोड किया, मैंने स्टार्ट दबाया, टाइमर चल रहा है, सही है ना। मैंने दोबारा इसी बटन को दबाया, टाइमर रुक गया, चलते भाई। दोबारा दबाया, चल गया। ये चीज समझ में आई कि हमने एक फ्लैग लगा दिया, प्ले उसको शुरू में रख दिया फॉल्स, एल्स वाला ब्लॉक चला, टाइमर चलाया और प्ले को कर दिया ट्रू। जब नेक्स्ट टाइम दोबारा ही ये फंक्शन कॉल हुआ तो हमने क्या करा, क्लियर कर दिया उसको और प्ले को कर दिया फॉल्स। अब एक चीज बची है यहाँ पे, क्या कि भाई इसका टेक्स्ट चेंज करवाना है बटन का ना। स्टार्ट नजर आ रहा है ना, स्टॉप आ जाए।
आसान है, कैसे होगा बताओ। इनर टेक्स्ट इक्वल टू स्टॉप। किसका इनर टेक्स्ट? बटन को आईडी शाइडी दे दें, या ऐसा भी तो होता था जावास्क्रिप्ट में कि भाई फंक्शन जहां से कॉल हुआ है वो एलिमेंट मिल जाया करता था। कैसे था सर दिस इवेंट से मिल जाता था ना, इवेंट से। इवेंट डॉट टारगेट में क्या मिल जाता, वो एलिमेंट, और इसको इनर टेक्स्ट कर दूं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? स्टॉप, और ऊपर क्या कर दें, स्टार्ट। ठीक है भाई, स्टार्ट किया, स्टॉप लिखा हुआ आ गया, स्टॉप किया, स्टॉप हो गया। सही है भाई। तो क्विक सोल्यूशन पे जाना चाहिए ना, हम आईडी देते हैं और उस पर खैर उस तरह भी हो सकता था, अच्छा तरीका है वो भी, वैसे भी होता है, लेकिन अभी हमने क्विक किया कि हमें पता है भाई फंक्शन जहां से कॉल हो रहा है ना वो एक बटन है, और फंक्शन जहां से भी कॉल होता है ना किसी एलिमेंट के थ्रू कॉल होता है HTML के, तो पूरा एलिमेंट हमें मिल जाता है इवेंट के अंदर। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप पैरामीटर रिसीव कर लें ई का, इसमें भी मिल जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज? किसी ने सबमिट किया? देखते हैं मैं थोड़ा कि क्या बनाया है। कहाँ भाई, अच्छा ये गुड हो गया भाई, गूगल जैसी यूआई लग रही है। अच्छा चेंज भी होगा, 10 मिनट का लगा दिया। ठीक है भाई, बेहतरीन। और ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये स्टॉप वॉच है। ठीक है ना भाई, स्टॉप भी हो रहा है, स्टार्ट भी हो रहा है, रीसेट भी हो रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ बनाने का बोला था मैंने। इसकी यूआई भी देखें, गूगल जैसी ही कुछ लग रही है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक फीचर और डाल सकते हैं हम कि भाई स्नैप का ना, कि भाई ये टाइम स्टॉप वॉच चल रही हो, इसको पता नहीं लैप बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो जैसे बटन पे क्लिक हो जो भी करंट टाइम हो वो नीचे ऐड होता है ना मोबाइल फोन में हो, तो वो भी डाल सकते हैं। चलो गुड हो गया, यूआई भी बड़ी अच्छी है, और तकरीबन इतने सारे लोगों में से 2 लोगों ने बनाया। अच्छा, ये कोई एडवांस जावास्क्रिप्ट का काम नहीं था, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का काम था, और इस वजह से दिया था कि आपको ये टाइमर वाली एपीआई समझ में आ जाए सही से। क्यों? क्योंकि देखें लास्ट क्लास में चीज़ें पढ़े एडवांस वाली, वो सर के ऊपर से जा रही थी। उसका रीज़न क्या था, जावास्क्रिप्ट हमारी वीक हो गई है थोड़ी, तो दोबारा याद दिलवाने के लिए मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था। कहाँ है भाई सबका? हाँ भाई, कहाँ है असाइनमेंट यार? बनाना चाहिए था ना यार, 1 हफ्ता हो गया यार, अभी बाकी है। सही है, फिर हम एक काम करते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिवीजन क्यों करें? जो कर रहा है फिर उसको तो वो जाया ना होगा टाइम। बार-बार रिवीजन हो जाता है, पिछला रिवाइज होता है, आगे जा ही नहीं पा रहे, बिल्कुल अब टाइम भी बहुत कम रह गया। क्या बोलते हैं भाई आप लोग? सारे यही चाहते हैं? सही है यार, फिर तो बताया करो ना क्लास में यार कि भाई ये करना है, तो उस हिसाब से हम चलें। चलो भाई, अच्छा अच्छा, अब एक चीज हमें समझनी है एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखिए अभी सिंपल जितनी जावास्क्रिप्ट आपको आती है ना उस लिहाज से सोचना है हमें। दूसरा जो फंक्शन था इसका ये था सेट टाइम आउट। इसका क्या काम होता है कि भाई जो भी हम टाइम दें ये इस टाइम बाद इस फंक्शन को कॉल करता है। अच्छा, फिर वही बात, ये फंक्शन मैंने बनाया है, इसको नेम नहीं दिया ना, तो इसका मतलब ये एनोनिमस फंक्शन है और इसको ये खुद कॉल करता रहेगा। ठीक है ना, डायरेक्टली।
जैसे मैंने आपको उस दिन एक चीज बताई थी ना कि यार ये फंक्शन बनाते क्यों है, बताया थी नहीं बताई थी ये वाली चीज। इसको थोड़ा इस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये फंक्शन क्या होगा, खुद कॉल हो जाएगा। अच्छा ये क्यों करते हैं लोग, क्या बताया था मैं इस बारे में कि भाई आपने ये फंक्शन बनाया एनोनिमस, तो देखिए खुद कॉल हो गया। तो इसका बनाने का फायदा ये होता है कि भाई अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है ना जो आपने प्राइवेट रखना है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपने ग्लोबल स्कोप में स्टोर नहीं करनी, तो जब ये फंक्शन बनाया जाता है ताकि फंक्शन के अंदर आपका वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू जो है ना वो प्राइवेट हो जाए और इसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल हो, बस, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है। अब सेट टाइम आउट क्या करेगा, इस फंक्शन को 2 सेकंड बाद क्या कर देगा, कॉल कर देगा, ठीक है भाई। और 2 सेकंड बाद ये वेरिएबल में जो भी नेम है इसको कर देगा कंसोल। मैंने इसको चलाया और इसने 2 सेकंड बाद इसको कंसोल कर दिया। क्लियर है भाई। और अब कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये एक बार चलता है और इसको जितना टाइम बताया जाता है उस स्पेसिफिक टाइम बाद चल जाता है। अच्छा अब सवाल ये है कि यार ये जो नेम है ना ये मुझे चाहिए इस जगह पे, जो कि लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। तो कैसे मिल सकता है, रिटर्न कहां से करवाएं? फंक्शन से अगर मैं रिटर्न करवा दूं तो ये फंक्शन हम कॉल तो नहीं करवा रहे, हम तो सेट टाइम आउट को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को तो कॉल कर रहा है लेकिन रिटर्न कहां पे इसका रिसीव करें, कहीं भी नहीं रिसीव कर सकते। ये वेरिएबल मुझे यहां पे चाहिए। नहीं वेरिएबल हमें मिल यहीं पे रहे ना, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। सेट टाइम आउट एक वेरिएबल में रखते हैं, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ए करंट इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, फिर ए को कंसोल डॉट लॉग में इस तरह बोल रहा हूं कि भाई इसको मैं वेरिएबल में रख दूं और इसमें मिल जाएगा। इसमें तो सेट टाइम आउट की वही आईडी मिल जाएगी जो इसका रेफरेंस होता है। ए डॉट यार ये कौन सा जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट था क्या? तो भाई क्या तरीका है इसका तरीका होता है या तो आप एक फंक्शन बनाएं नीचे, ठीक है, और आप उस फंक्शन को करें ऊपर से कॉल और उसमें नेम पास कर दें, ठीक है। एक तो ये तरीका है लेकिन ये थोड़ा सा जुगाड़ टाइप है। ऐसा क्यों कि फंक्शन को बनाया नीचे गया है और कॉल ऊपर किया हमने, देखे इसमें मिल जाएगा ये, ठीक है भाई। देखिए ऊपर भी मिला नीचे भी आ गया। अच्छा अब इसमें एक तरीका हमारे पास होता है कि ऐसी कोई भी चीज होती है ना तो एक टर्म होती है कॉल बैक फंक्शन जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, और जिसके थ्रू फिर ये जो डेटा है वो हमें नीचे मिलता है या कहीं पर भी पूरी जावास्क्रिप्ट में उसको हम गेट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन समझे ये इस 5 का फीचर था जिससे, अच्छा ये जो काम है ना, ये जो सेट टाइम आउट हमने लगाया है, जावास्क्रिप्ट में 2 तरह के कोड होते हैं, एक सिंक्रोनस कोड और एक एसिंक्रोनस कोड, ठीक है। तो ये जो सेट टाइम आउट है ना ये एसिंक्रोनस कोड है। सिंक्रोनस कोड वो होता है जो लाइन बाय लाइन चलता है, जब तक ऊपर वाली लाइन चल के कंप्लीट नहीं हो जाती नीचे वाली लाइन नहीं चलती। ये कौन सा कोड होता है, सिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस कौन सा होता है कि भाई ऊपर वाली भले चल रही है, अगर उसमें चलने में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो नीचे वाली चल जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं अगर कंसोल लगा रहा हूँ यहाँ पे टेस्ट का, तो देखिए गॉस अहमद बाद में आएगा और टेस्ट पहले आएगा क्योंकि वो उसका वेट नहीं कर रहा, ठीक है ना। टाइम उसका 0 रख दे तो भी वो ही चलेगा,
ठीक है ना, क्योंकि ये जो कोड है ना सेट टाइम आउट, ये है ही एसिंक्रोनस। ठीक है भाई। तो अब होता ये है कि भाई हमने फ्रंट एंड पूरा सीखा, अब बैकएंड का मतलब बैकएंड पे जो भी डेटा वगैरह हमारा डीबी के अंदर स्टोर है उसको फ्रंट एंड पे शो करवाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है, बैकएंड एपीआई होती है, उसको हम फ्रंट एंड में उससे डेटा वगैरह गेट करके शो करवाते हैं। तो अब जब फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करता है एपीआई को तो उस एपीआई से डेटा आने में भी टाइम लगता है। जिस तरह ये सेट टाइम आउट का कोड है, तो इसी तरीके से वो जो फंक्शन होता है, वो जो मेथड होता है जिससे एपीआई से डेटा लेके आते हैं हम, जिसका नेम है फेच, तो ये भी एसिंक्रोनस है। ठीक है भाई, ये भी एसिंक्रोनस है। अगर आप इसमें भी कोई चीज करें और इसके नीचे कंसोल लगाएं तो वो कंसोल पहले चल जाएगा और ये बाद में चलेगा। ठीक है ना। अच्छा, फेच का काम क्या है कि भाई कोई भी एपीआई है उसको हिट करना और डेटा लेके आना। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एपीआई है फेक स्टोर एपीआई। एपीआई का क्या मैंने क्या बताया था कि भाई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका काम ये होता है कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी सारी फ्रंट एंड की, तो ये सारी फ्रंट एंड से रिलेटेड थी, इससे हम फ्रंट एंड की ऐप बना सकते हैं। एक हमारे पास होती है बैकएंड ऐप। बैकएंड ऐप का काम ये होता है कि भाई फ्रंट एंड से सारा डेटा रिसीव करना और डीबी वगैरह में सेव करवाना, या फ्रंट एंड की कोई रिक्वेस्ट आए तो डीबी से डेटा उठाना और फ्रंट एंड को शो करना। ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये काम होता किस तरह से, ये फ्रंट एंड बैक एंड को कैसे रिक्वेस्ट करता है, तो ये सब काम होता है एपीआई के थ्रू। ठीक है, एपीआई क्या है भाई, एपीआई कुछ नहीं, एक यूआरएल होता है, बस एक एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस के थ्रू फ्रंट एंड बैक एंड के साथ कम्युनिकेट करता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये डेटा लेके आओ या फिर ये डेटा डीबी के अंदर स्टोर करवाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास बैकएंड ऐप तो नहीं है, हमारे पास एक फेक एपीआई मौजूद है, मतलब एक फेक बैकएंड ऐप किसी ने बनाई हुई है और उसकी एपीआई पब्लिक की हुई है कि भाई प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैं एपीआई उठा रहा हूँ। अब इसका तरीका क्या है, देखें, इस तरह आपने पूरा एपीआई का एड्रेस फेच के अंदर रख दिया, तो फेच क्या करेगा, इस एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज देगा डेटा को गेट करने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब कम्युनिकेट करने के क्या तरीके हैं और ये होता कैसे। अच्छा, ये होता है HTTP के थ्रू, मतलब नेटवर्क कॉल जो होती है ना, कि भाई नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है, उसके थ्रू ये कॉल होता है। अब बातचीत कैसे की जाए कि भाई डेटा गेट करना है या सेव करना है या डिलीट करना है, क्या करना है, कैसे पता चलेगा। तो बीच में इसके होते हैं HTTP के मेथड्स। ठीक है भाई, जिसमें मेथड में हमारे पास गेट का मेथड होता है, पोस्ट का होता है, डिलीट का होता है। ठीक है ना, और पुट वगैरह जो है ये अपडेट के लिए होता है, पुट होता है, पैच होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना आप बैकएंड जब सीखेंगे तो उस टाइम पे दोबारा से पढ़ेंगे भी, लेकिन फ्रंट एंड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जरूरी है। गेट का काम ये होता है कि बैकएंड एपीआई को रिक्वेस्ट करना कि डेटा चाहिए आपको। ठीक है ना भाई, आपको डेटा गेट करना है। अच्छा, अब बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर भी ना ये सारी चीजें पहले से ही हुई भी होंगी कि भाई जब कोई गेट की रिक्वेस्ट आए और इस एड्रेस के ऊपर आए तो ये डेटा उसको रिटर्न कर देना। बात समझ में आ रही है। जब पोस्ट की रिक्वेस्ट आए, अच्छा, पोस्ट की रिक्वेस्ट के साथ ना फ्रंट एंड को बैकएंड ऐप को डेटा भेजना भी होता है। जाहिर सी बात है, जब डेटा ऐड करना है तो डेटा भी चाहिए होगा। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट का क्या काम होता है कि डेटा को सेव करवाना, बैकएंड को देना, बैकएंड उसको डीबी में सेव कर देता है। डिलीट की रिक्वेस्ट का क्या काम है, बैकएंड को रिक्वेस्ट करना कि ये डेटा डिलीट कर दो। कौन सा डेटा, कोई आईडी या कुछ इस तरह की चीज उसको पास करना ताकि वो उसको ढूंढ के डिलीट कर दे। पुट का क्या काम है, किसी डेटा को
अपडेट करवाना, मतलब एक ऑब्जेक्ट हमारे डीबी में पड़ा हुआ है, हम उस पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस मार रहे हैं कि भाई पहले ये ऑब्जेक्ट था, अब इसको दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस मार दो। ये काम किसका होता है? पुट का। पैच का काम क्या होता है कि उसी ऑब्जेक्ट में से कोई एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी अपडेट करवा दो। मतलब अगर कोई पार्शियल अपडेट है तो पैच, अगर पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट है तो पुट। तो मतलब ये एक स्टैंडर्ड्स बने हुए एपीआई के ना, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बैकएंड और फ्रंट एंड आपस में कम्युनिकेट करता है। अच्छा, अब हम फैच को कैसे बताएं कि कौन सा मेथड है। फैच के पहले आर्गुमेंट में हमने देना है एपीआई का एड्रेस। अच्छा, ये जो आपको यूआरएल नजर आ रहा है ना, https://api.com, ये पूरी एपीआई होती है, और ये जो स्लैश के बाद आ रहे होते हैं इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? ये अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो प्रोडक्ट की कॉल करते हैं। ये बैकएंड डेवलपर आपको बताएगा, ठीक है, जो जिसने भी बैकएंड बनाया होगा वो आपको बताएगा कि आपको स्लैश प्रोडक्ट्स लिखना है तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, अगर आप स्लैश यूजर्स लिखेंगे तो आपको यूजर्स मिल जाएंगे। तो सारी चीजें वो आपको प्रोवाइड करेगा। इसके दूसरे आर्गुमेंट के अंदर एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे पास मेथड की एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप बता सकते हैं गेट है, पोस्ट है, डिलीट है या क्या है। अच्छा, अगर आप ये ऑब्जेक्ट पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये गेट की रिक्वेस्ट भेजता है, बाय डिफॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट भेजता है। अगर आपने पोस्ट की भेजनी है तो ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, अगर आपने डिलीट की भेजनी है तो ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। क्लियर है भाई ये चीज? तो अभी हम भेज रहे हैं गेट की। अच्छा, अब ये क्योंकि एसिंक्रोनस कोड है, ठीक है, तो इसमें होता ये फैच हमें दो मेथड्स देता है, ठीक है। एक होता है डॉट देन, ठीक है भाई, इसमें देखिए मैंने वही फंक्शन लिखा, और एक होता है डॉट कैच। अच्छा, अब ये जो दो मेथड हमें मिल रहे हैं ना, ये मिल रहा है फैच से। समझे, फैच ने हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा होगा, ठीक है ना। हम ऐसा भी कर सकते थे कि भाई फैच को किसी वेरिएबल में सेव करवाएं और फिर उस वेरिएबल के नेम के आगे डॉट देन लगा दें, एक ही बात है, ठीक है ना। हमने क्या किया, फैच लिखा और फैच के आगे ही डॉट देन लगा दिया और डॉट देन के आगे डॉट कैच लगा दिया। तो ये पूरा एक इसका सिंटैक्स है। तो होगा ये कि अगर इस एपीआई से सक्सेसफुली उसको कोई डेटा मिल गया, ठीक है, तो फैच हमें वो डेटा रिटर्न करेगा डॉट देन के अंदर। डॉट देन के अंदर जो फंक्शन है ना, इसके पैरामीटर के अंदर हमें रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इस एपीआई पे जो हमने रिक्वेस्ट की थी डेटा की, अगर डेटा ना मिले, कोई एरर आ जाए, कोई इशू आ जाए, ठीक है, XYZ कुछ भी हो जाए, तो फैच क्या करेगा, हमें बताएगा कैच के अंदर। तो कैच में क्या रिसीव होता है? एरर, ठीक है भाई। तो इसको हम इस तरह से कंसोल भी करवा लेते हैं, ये देन है और ये कैच है, ठीक है भाई। मैंने इसको चलाया तो क्या चला? देन। इसका मतलब है एपीआई से सक्सेसफुली डेटा हमारे पास आ गया और सारी चीजें थी बिल्कुल ओके, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो गलत लिख दूं, जो कि था ही नहीं, और अब मैं चलाऊं, ठीक है। अच्छा, खैर अभी भी देन चल रहा है क्योंकि एपीआई में चीजें जो है ना उस हिसाब से हैंडल नहीं हुई होंगी, लेकिन ऊपर इसने एक एरर दे दिया कि एपीआई जो है ना वो नॉट फाउंड, इसको मिली नहीं, ठीक है। अब जिसने एपीआई बनाई है ना, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो इस चीज को कैसे हैंडल कर रहा है, देन में भेज रहा है या फिर कैच में भेज रहा है, ठीक है। तो उस बंदे ने देन के अंदर ही हमें भेजा है और स्टेटस से बताया। स्टेटस क्या आ रहा है? 404। इसका मतलब है नॉट फाउंड, कि भाई नहीं मिला है। और जब एड्रेस हमने सही दिया हुआ था तो वो आप देखें स्टेटस में क्या भेज रहा था? 200। 200 का मतलब होता है ओके, और वैसे ये एक और प्रॉपर्टी भेज रहा है ओके की। अच्छा देखें, जो भी एपीआई होगी ना, हर एपीआई ये सेम चीज आपको नहीं देगी,
जैसे इसमें आ रहा है ना, ओके आ रहा है, रिडायरेक्ट आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, हर एपीआई ये सेम चीज आपको नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि जिसने वो एपीआई बनाई है वो सर्वर से रिटर्न क्या कर रहा है आपको। ठीक है, जब आप बनाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो 200 आ रहा है ओके पे कि जब सारी चीजें बिल्कुल सही है 200 आ रहा है, और अगर गलत है 404 या कुछ भी एरर आ सकता है। अच्छा, अभी जो डेटा आ रहा है ना, ये ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है कि जिसको हम जो है ना रीड नहीं कर सक रहे। ठीक है, यहाँ पे डेटा ऐसे फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, इसको हम रीड नहीं कर सक रहे। तो होता ये है कि फैच के अंदर ही एक तरीका है कि डॉट देन से पहले एक और बार आप देन लगाएं। ठीक है ना, और यहां से रिस्पॉन्स डॉट जेसन इसको करवाते रिटर्न। जो भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, डॉट जेसन उसका एक मेथड है। ठीक है, यहाँ आपको नजर भी आया शायद प्रोटोटाइप के अंदर। ठीक है, ये रहा, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिला उसके अंदर एक मेथड है जेसन। जैसे ऑब्जेक्ट में मेथड होता है ना, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से मेथड होते हैं याद है? भूल गए? हैज ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, और क्या हो सकता है? वो तो याद है ना भाई, हैज ऑन प्रॉपर्टी था, टू स्ट्रिंग होता है, वैल्यू ऑफ होता है, टू लोकल स्ट्रिंग होता है। इसी तरह एरे अगर है तो एरे के भी मेथड्स होते हैं, कॉन्केट, एंट्रीज, एवरी, फिल, फिल्टर, फाइंड। ठीक है, सारे अभी हम देखेंगे थोड़ा ना। तो इसी तरह से जो हमें रिस्पॉन्स मिला ना देन के अंदर, तो उसने हमें कुछ मेथड भी दिए, जिसमें से एक मेथड था डॉट जेसन। इसका काम ये था कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो, जेसन रीडेबल फॉर्मेट में उसको बना दो। ठीक है, और रिटर्न कर दो। अच्छा, होता ये है कि पहले वाले डॉट देन से जो भी चीज रिटर्न होती है, पहले वाले डॉट देन के फंक्शन से। अच्छा, यहां पे ये मैंने एरो फंक्शन बना दिया, अभी इसको नॉर्मल रखते हैं। फंक्शन रिस्पॉन्स को गेट किया और इसको करवा दिया यहां से रिटर्न। तो पहले वाले डॉट देन से जो भी चीज आप रिटर्न करते हैं वो दूसरे वाले देन के रिस्पॉन्स में मिलती है। ये बात समझ में आई? पहले वाले देन से जो चीज आप रिटर्न करते हैं वो दूसरे वाले के रिस्पॉन्स में आपको मिल जाती है। इसके बाद चाहे डॉट देन है, इसके नीचे एक और डॉट देन लगा दें जरूरत पड़ने पर। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए ये वाला देन चलेगा, ये क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन कन्वर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। जब ये चल जाएगा उसके बाद ये वाला चलेगा और इसके रिस्पॉन्स में जेसन में कन्वर्ट हुआ डेटा हमें मिल जाएगा। चला के देखते हैं। सर एक दिन में भी तो काम हो सकता है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मेट है, इसका स्टैंडर्ड है। वेरिएबल में रख सकते हाँ, लेकिन शायद ये करे नहीं क्योंकि ये एसिंक्रोनस होता है। ये जेसन ना, जो जेसन का मेथड है ना, ये मेथड भी एसिंक्रोनस है। तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल में इसको रख दूं हैं। सर नीचे डेटा, तो इसको लगेगा चलने में टाइम, इसको लगेगा टाइम। यहाँ पे मैं कंसोल लगाऊंगा तो ये कंसोल पहले चल जाएगा, कंसोल पहले चल जाएगा, उसमें आ जाएगा अनडिफाइंड। बात समझ में आ रही है? बात आपकी सही थी, जैसे आपने अपनी थिंकिंग के हिसाब से देखा ना, जावास्क्रिप्ट के हिसाब से आपने कहा कि यार एक ही में करवा देते हो जाता, क्योंकि ऊपर जो भी चीज रिटर्न हो रही है वो नीचे मिल रही है। लेकिन इसको करने की 2 दिन की वजह ये थी कि ये जो कोड है ना रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये एसिंक्रोनस है, इसको चलने में टाइम लग रहा है। तो इस वजह से हमने इसको बोला कि जब ये चल जाए तो उसके बाद ये चले, और ये वाला देन हमेशा जब चलेगा जब ऊपर वाला देन चल के खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? ये वाली चीज समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको यहां से करवा दिया रिटर्न। अब जब तक ये काम पूरा हो नहीं जाएगा ना, ये एसिंक्रोनस कोड रन नहीं हो जाएगा, ये वाला देन नहीं चलेगा। ये देन जब ही चलेगा जब के ऊपर वाला देन चल के कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें ये डेटा हमें मिल जाएगा। देखें डेटा मिल गया। डेटा का फॉर्मेट क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये सारा ऐसा फॉर्मेट है कि हमें भी समझ में आ रहा है, हम इसमें से प्रॉपर्टीज निकाल के यूज भी कर सकते हैं और इसको यूआई पे शो भी करवा सकते हैं। ऐसा ही
अच्छा ये फेच जो होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट मेथड है, बिल्ट इन है, ठीक है। आगे एडवांस, अभी हम एडवांस जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, थोड़े से मॉड्यूल वगैरह पढ़ लें तो हम एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसका नेम है एक्सियोस। लाइब्रेरी का नेम है एक्सियोस। अच्छा आप लोगों ने वो डेट वगैरह के टाइम पे लाइब्रेरी की थी, मूवमेंट और वो याद है ना, ये थी ना। तो इसी तरह से एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की जिसका नाम है एक्सियोस। उसका काम ये होता है, जो फैच का काम है ना वही उसका काम है, जो फैच का काम है वही उसका काम है, लेकिन उसने चीजों को आसान करके दे दिया कि भाई ये रिस्पॉन्स और जेसन नहीं करना पड़ता, दो दिन नहीं लगाना पड़ ले, एक ही दिन में काम हो जाता है। सर उसमें जेसन नहीं आता। उसमें जेसन में आता है क्योंकि वो खुद कर देती है, जो काम हम कर रहे हैं ना वो खुद कर। लाइब्रेरी का मकसद ही यही होता है। बूटस्ट्रैप हमने यूज की थी, जो काम हम खुद करते हैं इतना टाइम लगाते हैं, बूटस्ट्रैप ने करके दे दिया, हेडर बना के दे दिया, फुटर बना के दे दिया। तो यही यहाँ पे भी जो काम हम फैच में करना है एक्सियोस करके दे देगा हमें आगे। क्लियर है? अच्छा अब सीन ये है कि ये जो देन में जो डेटा मिला है ना, रिस्पॉन्स मिला है, अब ये रिस्पॉन्स हमें अगर देन के बाहर चाहिए तो क्या कर सकते हैं? कॉल बैक, ठीक है, कॉल बैक के थ्रू कर सकते हैं। और ES6 में हमारे पास क्या है? प्रॉमिस, ठीक है भाई, क्या है? प्रॉमिस। प्रॉमिस जो है ना ये भी एसिंक्रोनस है, जैसे सेट टाइम आउट है ना एसिंक्रोनस। या तो हम ये करें, देखें ऊपर हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया डेटा का, इसको रख दिया एम्प्टी, और नीचे आके हमने क्या किया, जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसको डेटा के अंदर स्टोर करवा दिया। क्लियर है? अब नीचे अगर हम कंसोल करवा दें डेटा को तो डेटा में आएगा अनडिफाइंड। क्यों? ठीक है, तो इसको कर देते हैं डेटा, तो डेटा में आएगा अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पहले चल रहा है। फैच क्या था? एसिंक्रोनस कोड था, उसने इसका वेट नहीं करा, वो अगली लाइन पे पहुंच गया तो ये पहले चल गया। ठीक है, अब हमें इसको देर से चलाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा दें। अगर इसको बोल दें सेट टाइम आउट फंक्शन, और इसको हम बोल दें कि भाई 3 सेकंड बाद चलना। ये जो मैंने कोड लिखा है ये 3 सेकंड बाद चलेगा। रीलोड किया, डेटा आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो चीज थी ना, ये क्या है? जुगाड़ है। बात समझ में आ रही है? ये जुगाड़ क्यों है? ये चीज समझ में आ रही है सबको कि भाई डेटा अगर 3 सेकंड में नहीं आया तो फिर अनडिफाइंड दे देगा वो। अब मैं फिर और अच्छी जुगाड़ लगाऊं, मैं इसको बोलूं भाई 10 सेकंड, 10 सेकंड तक यूजर क्या करे, चलो लोडर शोडर देखता रहेगा यूजर। ठीक है, लेकिन ये भी जुगाड़ है। तो ES6 में ना, ES5 में इसका कॉलबैक फंक्शन था कि भाई एक फंक्शन बनाओ और वो दूसरे फंक्शन को पास कर दो, और जब भी एसिंक्रोनस जो भी काम था वो खत्म हो जाए उस फंक्शन को कॉल करवा दो। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा कॉल बैक का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये फैच समझ में आया? अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ गेट डेटा का, और ये एक कॉल बैक फंक्शन बनेगा। ये कॉल बैक फंक्शन कैसे बनेगा कि भाई मैं इस फंक्शन को कॉल करवाते वक्त, फैच कब कॉल होगा? जब ये फंक्शन कॉल होगा, ऐसे ही। इससे पहले तो फैच कॉल नहीं होगा, फंक्शन के अंदर डाला है मैंने। अब ये कॉल बैक फंक्शन बनेगा कैसे? मैं इस फंक्शन को कॉल करवाते वक्त एक और फंक्शन पास कर दूं, आर्गुमेंट के अंदर पूरा फंक्शन पास कर दिया, या तो ऐसे पास कर दिया, या ऊपर मैंने बनाया हो माय फंक्शन और फंक्शन का नेम पास कर दिया। बात एक ही है वैसे, ऐसा ही है, बात एक ही है। तो ये वाला काम करते हैं, अभी हम इसको हटाते हैं। ठीक है, तो अब ये गेट डेटा है ना, ये बन गया कॉलबैक फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसको आर्गुमेंट भेजा
और उस आर्गुमेंट में इसको फंक्शन पास कर दिया, और इसको मैंने बोला कि गेट डेटा के अंदर जो भी एसिंक्रोनस काम हो रहा है, जब वो काम खत्म हो जाए, जब आप इस फंक्शन को कॉल करना, और ये फंक्शन कॉल कहां से होगा? गेट डेटा के अंदर से। यहां पे ये फंक्शन रिसीव हो रहा होगा कॉल बैक, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने आर्गुमेंट पास किया और यहां रिसीव हुआ, ऐसा ही है ना। फंक्शन को इस तरह आर्गुमेंट पास किया जाता है, इस तरह पैरामीटर रिसीव किया जाता है। अच्छा, अब अगर मैं इसको बंद करूं, फिलहाल फैच को भूल जाए, फैच नहीं है, सही है। अगर मैं कंसोल करवा दूं कॉल बैक, तो मुझे बताएं इसमें क्या आएगा? कॉल बैक ही आएगी सर, लेकिन अगर आप उसको दोबारा कॉल बैक ही आएगी, तो फंक्शन आएगा ना। अच्छा अच्छा, अभी क्या आएगा? जो स्ट्रिंग लिखा ये आएगा, ये आया भाई, ये चीज तो हमें आती है ना। आर्गुमेंट पास किया और वहां पे पैरामीटर रिसीव किया। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास नहीं कर रहा, बल्कि फंक्शन पास कर रहा हूं। अब क्या आएगा? फंक्शन आएगा, ठीक है ना भाई। अच्छा, जब फंक्शन आया तो फंक्शन को मैं कॉल भी कर सकता हूं, ऐसे ही। कैसे भाई? कॉल बैक और राउंड ब्रैकेट, और जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा ये वाला फंक्शन चल जाएगा, और यहां पे मैं कोई कंसोल लगा देता हूं कि भाई चल गया है, ठीक है भाई, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये फंक्शन कॉल किस तरह हुआ? इसको मैंने दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास किया और दूसरे फंक्शन के अंदर इसको कॉल किया, तो ये कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लें कि गेट डेटा जो है ना, वो एक बंदा है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और वो बिजी है, कोई काम कर रहा है। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन, ऐसे करके कॉल बैक। आओ, ये भी हो सकता है, वो कॉल बैक हेल्प कहलाती है फिर, ठीक है। मतलब इस तरह, जिस तरह हमने इसको फंक्शन पास किया है ना, अब ये जो कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको भी हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं इस तरह। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस तरह भी हो सकता है काम। लेकिन अभी इतने कंफ्यूज ना हो, एक चीज समझे कि ये वाली चीज समझ में आ रही है कि भाई मैंने गेट डेटा एक बंदा है, उसको कॉल की और वो बिजी चल रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई फ्री होके कॉल बैक कर। तो यहाँ पे सेम काम हुआ है, गेट डेटा के अंदर एसिंक्रोनस काम हो रहा था, कौन सा? फैच वाला, जिसको करने में गेट डेटा जो था वो बिजी था, ठीक है। गेट डेटा इसको करने में बिजी है, तो मैंने कहा जब आप फ्री हो जाओ तो आप क्या करना? कॉल बैक कर देना। तो ये फ्री हुआ यहाँ पे, तो मैंने क्या किया? कॉल बैक करा और कॉल बैक के अंदर जो डेटा था वो पास कर दिया। तो यहाँ पे इसके पैरामीटर में मुझे डेटा मिल जाना चाहिए, ठीक है भाई। देखिए अब मैं चलाता हूं, ये मिल गया मुझे डेटा। अब मैं जहां जहां इस कॉल बैक को कॉल करूंगा, वहां वहां मुझे वो डेटा मिलता जाएगा। बात समझ में आई? ये AS5 है, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं थी, ये कॉल बैक वाली चीज ना, ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है, ठीक है ना। और ये इतनी आसान है, और आसान करके आपको समझा दिया। अच्छा, अब ES6 में क्या चीज है? ES6 में हमारे पास आए प्रोमिसेस, ठीक है भाई। उनका भी यही काम है कि भाई प्रॉमिस को कॉल कर दो, और जब प्रॉमिस फ्री हो जाएगा अपना एसिंक्रोनस वगैरह जो भी काम करके वो हमें जवाब दे देगा, ठीक है ना। तो प्रॉमिस में ये काम कैसे होगा देखते हैं। ये कॉल बैक वाला हमने देख लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? या तो वेरिएबल में भी बना दूं मैं प्रॉमिस, या फंक्शन में बना दूं। फंक्शन में बनाते हैं, सही है। गेट डेटा का एक फंक्शन है, ये रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। प्रॉमिस का फॉर्मेट क्या होता है? प्रॉमिस एक कंस्ट्रक्टर है, और प्रॉमिस खुद एक फंक्शन लेता है, कॉल बैक, ठीक है। मतलब प्रॉमिस खुद एक फंक्शन है और वो आपसे आर्गुमेंट में एक फंक्शन ले रहा है। मेथड ही मेथड, सही है ना। तो प्रॉमिस भी एक कॉल बैक है, और प्रॉमिस,
अच्छा यहाँ पे फिर हमने एरो बनाया, अभी इसको नॉर्मल रखते हैं फंक्शन। और इस कॉल बैक में दो चीजें होती हैं, एक होती है रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्ट। अच्छा अभी प्रॉमिस से ना आपको ये डॉट देन और डॉट कैच वाली चीज भी समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा अब सीन यही प्रॉमिस का सिंटेक्स है, न्यू प्रॉमिस, फंक्शन पास किया इसको और उस फंक्शन के दो पैरामीटर है, एक रिजॉल्व है और एक रिजेक्ट है। अब आपका जो भी एसिंक्रोनस काम था वो आपने करना है प्रॉमिस के अंदर, प्रॉमिस के फंक्शन के अंदर, और आपका वो काम हो जाए तो आपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देना है, ठीक है। और उसके अंदर रिजॉल्व भी एक फंक्शन है और उसके अंदर जो भी डेटा वगैरह पास करना हो कर देते हैं। और अगर आपका काम नहीं हुआ, कोई एरर आ जाए तो आपने कर देना है प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है भाई। या तो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। या तो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉमिस का सिंटेक्स है। अब हमने गेट डेटा को कोई कॉल बैक नहीं दिया, ठीक है। गेट डेटा को बस हम डायरेक्टली कॉल करेंगे और गेट डेटा हमें क्या करेगा, रिटर्न में मेथड देगा वही डॉट देन और डॉट कैच वाले जो ऊपर लगे हुए ना फैच के साथ, डॉट देन। अच्छा ये डॉट देन कब चलेगा, जब चलेगा कि जब हमने प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व कॉल करवाया होगा। कब चलेगा, जब प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व कॉल करवाया। और डॉट कैच कब चलेगा, कि जब प्रॉमिस के अंदर रिजेक्ट कॉल करवाया, ठीक है भाई। और डॉट देन में हमें मिलेगा डेटा। अच्छा ये डेटा कौन सा होगा, कि जब रिजॉल्व आपने करवाया ना, रिजॉल्व करवाते वक्त यहां से आपने डेटा पास किया है, तो ये सेम डेटा आपको यहां पे मिलेगा डॉट देन के अंदर। और जब रिजेक्ट करवाया तो रिजेक्ट के वक्त भी डेटा पास किया है, तो ये डेटा आपको कहां मिलेगा, कैच के अंदर, ठीक है भाई। रीलोड किया, देखें डेटा आ गया, लाइन नंबर 68। अब इसको जितनी बार आपने करना है कॉल कर दें। अब ये हमने कॉल बैक यूज नहीं करा, पहले यही काम कॉल बैक से किया ऊपर और अब यही काम प्रॉमिस से किया, ठीक है। प्रॉमिस ज्यादा अच्छा यूं है, देखिए काम तो दोनों का सेम था, उससे भी हो गया इससे भी हो रहा है। प्रॉमिस अच्छा यूं है क्योंकि प्रॉमिस में ना और फीचर्स मिल जाते हैं हमें, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी कितने फैच है, एक फैच है, ठीक है ना। अब हमें ना सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए बल्कि कैटेगरीज भी चाहिए, यूजर्स भी चाहिए एपीआई से, और 4-5 चीजें और चाहिए। तो अब हमें कितने फैच लगाना पड़ेंगे, 5 फैच। अगर 5 एपीआई कॉल करनी है तो 5 फैच। एक फैच में ना कभी भी एक से ज्यादा एपीआई कॉल नहीं होती। अब जैसे आप फेसबुक का पेज खोलते हैं ना, आप समझे अपने प्रोफाइल पे जाते हैं, अब आपकी प्रोफाइल पे आपकी पोस्ट भी आ रही है, आपके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, आपकी फोटोज भी आ रही हैं, तो इन सब चीजों की एक एपीआई नहीं होगी, अलग अलग होगी। कि भाई एक एपीआई होगी जिसमें पोस्ट आ रही है, एक एपीआई होगी जिसमें फोटोज आ रही हैं। तो अगर हम फैच कॉल करें तो भाई कौन से वाले फैच में फिर हम रिजॉल्व करवाएंगे या कॉल बैक कॉल करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई पहले कौन सा फैच चलेगा, उसके बाद कौन सा फैच चलेगा। अब ये डिपेंड करता है एपीआई के ऊपर, कौन सी एपीआई कितना टाइम लगा रही है। तो प्रॉमिस का एक ऐसा फीचर है कि आप हर फैच को एक सिंगल प्रॉमिस के अंदर डाल दो और उसको एरे में पुश कर दो। बात समझ में आ रही है? जैसे ये एक फैच है ना और प्रॉमिस कितने, एक, इस पूरे कोड को उठा के आप एरे में पुश कर दो, फिर दूसरा फैच लगाओ और उसको दूसरे प्रॉमिस में डालो और फिर उसको एरे में पुश कर दो। तो एरे में काफी सारे प्रॉमिसेस हो जाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर फैच पड़े होंगे। तो प्रॉमिस का एक फीचर है प्रॉमिस डॉट ऑल, कि भाई जितने भी प्रॉमिस है ना सबको जब सारे रिजॉल्व हो जाएं तो एंड में हमें डेटा लाके दो, जिससे हमें पता चल जाएगा हाँ भाई सारे रिजॉल्व हो गए।
अब यही काम अगर हम कॉल बैक में करें ना तो बहुत मसला बन जाता है। ये कॉल बैक में क्या होगा कि एक ही फंक्शन रिसीव हो रहा होगा कॉल बैक। अब यहाँ पे मैंने एक फेच लगाया, इसके नीचे मैंने दूसरा फेच लगाया, तीसरा फेच लगाया। अब ये कॉल बैक को कॉल करें तो कहाँ पे करें? तो इसके लिए हमें बनाना पड़ते हैं कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक। तो इससे ना कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, अच्छा एक और कॉल बैक बनता कहाँ? अब देखिए ये एक बना हुआ है ना, अभी इसको अगर मैं खोलूं, देखिए ये एक बना हुआ है, कॉल बैक आ गया, इसका रिस्पांस मिला, इसके अंदर एक और होता, ये सेकंड कॉल बैक। यहां पे अब लगता नया फैच, ठीक है। और फिर जब ये फैच रिजॉल्व होता तो फिर हम इस वाले कॉल बैक को कॉल करते हैं, फिर इसके अंदर एक और कॉल बैक लगता, फिर जो सबसे लास्ट वाला होता है ना वहां जाके कंप्लीट डेटा हमें मिलता। तो प्रॉमिस ने हमें अच्छा फीचर ये दिया कि भाई अगर आपके पास एक से ज्यादा एपीआई कॉल है ना तो आप क्या करो, सारे प्रॉमिसेस को एक एरे में डाल दो। अच्छा ये काम बाद में करना, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। सारे प्रॉमिसेस को एक एरे में डाल दो और प्रॉमिस का एक फीचर है प्रॉमिस डॉट ऑल। अच्छा ये चलो भले आपको ना मैं करके भी दिखा दूं कि आप क्या करो, जैसे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के अलावा यहाँ पे कैटेगरीज कर देते हैं, ठीक है। एक और फैच लगा रहा हूँ। अच्छा देखें अब क्या करना है, हमने एक एरे बनाई, इसको रखा एम्प्टी और ये जो प्रॉमिस था इसको हमने डाल दिया एरे के अंदर, ठीक है भाई। पुश के बाद, अच्छा पुश के बाद कॉमा भी लगा के दूसरा भी डाल सकते हैं, वैसे ही ना, या ऐसे मसला हो रहा है तो इंडेक्स से भी डाल सकते थे, लेकिन ऐसे ही डाल देते हैं। पुश में मैंने पहला प्रॉमिस रखा, फिर नीचे आके कॉमा लगा के मैं दूसरा प्रॉमिस दे रहा हूं उसको बना के। वही सारी चीजें दोबारा से बनाई, रिजॉल्व और रिजेक्ट, यही फैच मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, सिर्फ इसका क्या चेंज होगा, यूआरएल एंड पॉइंट, ठीक है। इसमें कैटेगरीज हो गई और ऊपर वाले में प्रोडक्ट्स। अच्छा अब मैं नीचे इस एरे को कंसोल करवा के देखता हूं कि इसमें पड़ा हुआ क्या है। अच्छा अब इन प्रॉमिस में ना रिजॉल्व होगा ना रिजेक्ट होगा, इन प्रॉमिस में कुछ भी नहीं होगा। इन प्रॉमिस में आप क्या करो, या तो आप सिर्फ फैच डाल दो, ठीक है, बल्कि इसका हर प्रॉमिस का अपना रिजॉल्व भी है, रिजॉल्व इसका हो गया, रिजेक्ट भी हो गया, इसका भी रिजॉल्व हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब हम क्या करवा रहे हैं, कंसोल करवा रहे हैं एरे को और देखते हैं इसमें है क्या। और फिलहाल मैं इसको नीचे जो चीजें सारी इसको हटा के सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दिया, रीलोड किया। हमारे पास एक एरे आ गई जिसकी लेंथ है 2 और इसके 0 इंडेक्स पे भी एक प्रॉमिस पड़ा हुआ है। और अच्छा अभी तक प्रॉमिस को कॉल मैंने किया नहीं, प्रॉमिस को कॉल ही नहीं किया, मैंने क्या किया, सिर्फ बनाया और एरे में पुश कर दिया, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या होगा, प्रॉमिस का एक फ्यूचर है प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट ऑल, इसके आगे न्यू वगैरह नहीं लगाना क्योंकि हम बना नहीं रहे बल्कि कॉल कर रहे हैं। प्रॉमिस डॉट ऑल, ऑल को पास करनी है आपने एरे जिसके अंदर सारे प्रॉमिसेस पड़े हैं, ठीक है। और वही सेम चीज डॉट देन आप लगाएंगे, इसके अंदर आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है भाई। और अगर कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो आपको मिल जाएगा इसमें कैच में, ठीक है। तो यहां पे हम डेटा को कंसोल करवाते हैं और नीचे हमने करवा दिया एरर को कंसोल, ठीक है। फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है, एरर ये कंसोल हटा दिया, फंक्शन कॉल किया, अब ये चलेगा प्रॉमिस डॉट ऑल। रीलोड किया तो देखिए हुआ क्या, अब हमें
इसने एक एरर रिटर्न की, 0 इंडेक्स पे पहले वाले फैच का डेटा है और 1 इंडेक्स पे दूसरे वाले फैच का डेटा है। अब इसमें 5 अगर एपीआई भी होती ना तो 5 भी कर सकते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसका जो सवाल है आपसे हर इंटरव्यू में किया जाएगा, क्योंकि बहुत फ्रंट एंड वाले बंदे के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसको 5 पे 10 एपीआई भी मिल सकते हैं कि भाई इस पेज पे लगाओ आप। अब वो किस तरह से लगाए इसके ऊपर, प्रॉमिस से लगाएगा जल्दी भी हो जाएगा काम, आसान भी है और समझ में भी आ रहा है। कॉल बैक से लगाएगा बहुत बुरा फंस जाएगा अगर ज्यादा होंगे तो। सर अगर जैसे 2 APIs हैं ना, पहली API का डेटा कहीं और दिखाना है और दूसरी का डेटा कहीं और, अब तो एरे आ गई ना आपके पास, एरे में 0 इंडेक्स निकालो कहीं और दिखा दो। पहले टेक्स्ट अच्छा पेज अलग अलग है तो फिर अलग दूसरे पेज पे जाके कॉल करो, उसको यहाँ कॉल ही नहीं करवाओ। जब आप दूसरे पेज पे चले जाओ जब कॉल करो, उसकी जावास्क्रिप्ट अलग फाइल बना दो। सही है बात समझ में आई? सर ऊपर जो नोट देन लिखे हैं उसकी जरूरत नहीं। ऊपर कौन से वाले? सर ये तो हर प्रॉमिस के अपने अपने हैं ना, सिंगल सिंगल। ये होंगे। अच्छा अब ये जो डॉट देन डॉट कैच आप लगा रहे हैं ना, प्रॉमिस को रिजॉल्व जो करवा रहे हैं, इसका एक शॉर्ट एंड तरीका भी जो ES6 में आया है, ठीक है, उसका पता है? उसका क्या सीन है देखिए, ये डॉट देन डॉट कैच आप लगा रहे हैं ना, आप क्या कर सकते हैं इसकी जगह यहां से देखें आप करें क्या, ये डॉट देन डॉट कैच लगाए इसको आप हटाएं। अच्छा इसमें अभी जो है ना वही मसला आएगा कि एक बार रिस्पॉन्स डॉट जेसन होता है और दूसरी बार फिर वो जाके मिलता है। तो खैर अगर हम इसको करवाएं, जैसे प्रॉमिस डॉट ऑल है, इसको हम अगर रिजॉल्व करवाएं, ये चले एक नया बना दें इसमें कंफ्यूजन ना हो। देखिए मेरे पास एक सिंपल प्रॉमिस होगा, न्यू प्रॉमिस, वेरिएबल में ही बना सकते हैं, सही है ना, फंक्शन रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, इसको मैं करवा रहा हूं रिजॉल्व और ये मैं डेटा पास कर रहा हूं उसको। अच्छा अब अगर आपने इसको डायरेक्टली प्रॉमिस को कॉल करवाना है तो उसका तो तरीका ये है कि भाई प्रॉमिस और फिर डॉट देन और डॉट कैच लगाएं, ठीक है ना, यही तरीका है। लेकिन अगर आप प्रॉमिस को किसी फंक्शन के अंदर कॉल करवा रहे हैं, आपके पास एक फंक्शन है और आप इस प्रॉमिस को ना इस फंक्शन के अंदर कॉल करवाना चाहते हैं, तो इसका एक शॉर्ट एंड तरीका है। वो क्या, फंक्शन से पहले आप लगाए एसिंक, फंक्शन को बताएं कि इसके अंदर एसिंक्रोनस कॉल हो रही है, एसिंक्रोनस काम हो रहा है कोई, ठीक है। और फंक्शन में आके आप क्या करें, वेरिएबल बनाएं और इस प्रॉमिस को अवेट के थ्रू कॉल करा दें, प्रॉमिस, ठीक है, और कंसोल करवा लें। डॉट देन और डॉट कैच लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। देखिए मैंने रीलोड किया, अच्छा इसको कॉल नहीं किया, फू को कॉल कर देते हैं, रीलोड किया, देखें ये ऑब्जेक्ट आ गया, लाइन नंबर 99 पे ये डेटा आ गया जो इसके डॉट देन में हमने रिजॉल्व में पास किया था। वरना दूसरा तरीका क्या है, अगर हम ये वाला शॉर्टहैंड नहीं करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिस डॉट देन और डॉट कैच, रिजॉल्व होगा तो देन चलेगा और रिजेक्ट होगा तो कैच चलेगा, ठीक है। अब एक सवाल ये बनता है कि यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, रिजॉल्व हो रहा है तो ये चल रहा है, अब रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। रिजेक्ट होगा ना तो जावास्क्रिप्ट एरर थ्रो कर देगी, जावास्क्रिप्ट एरर आ गया, ठीक है ना, एरर आ गया क्योंकि प्रॉमिस हुआ है रिजेक्ट। अब इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये शॉर्ट हैंड वाला तरीका यूज करें ना अवेट, तो हम यूज करेंगे ट्राई कैच इसके साथ, ठीक है। अब जितने भी प्रॉमिस हैं, एक प्रॉमिस और इसके अंदर 2 3 जितने भी लगा लें, ट्राई कैच ट्राई के अंदर डाल दें सबको। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होगा
तो जावास्क्रिप्ट एरर थ्रो नहीं करेगी, बल्कि कैच ब्लॉक के अंदर हमें बता देगी कि भाई किसी प्रॉमिस ने एरर थ्रो किया। देखें अब एरर नहीं आया। अब लाइन नंबर 101 पे इसने हमें ये बता दिया कि भाई किसी प्रॉमिस में रिजेक्शन आई। क्लियर है भाई? तो ये शॉर्ट हैंड तरीका था। अच्छा अब करना क्या है? अब देखें असाइनमेंट जो होगा ना यार, ये करना है, वरना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। 2 ऐप्स बनानी है, एक नहीं, एक भी नहीं 2, ठीक है? तो पहले आपने बनानी है वेदर ऐप। वेदर एपीआई आपको मिलती है, ये ओपन वेदर मैप .org करके, ओपन वेदर मैप .org। सिंपल है क्या कि किसी ने ये एपीआई बना दी है, लेकिन पेड बनाई है, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट होती हैं जो आपको फ्री में मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये 1000 एपीआई कॉल्स पर डे जो है वो फ्री है। बार बार कॉल नहीं करना, वरना आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी। एपीआई कॉल्स पता है क्या होती हैं? 1000 पर डे एपीआई। हाँ, हर दिन रिन्यू हो जाएंगे आप। एपीआई कॉल क्या होती है कि जैसे मैंने ये फेच कॉल किया ना ऊपर, इस एपीआई पे रिक्वेस्ट गई एक बार, तो ये 1 कॉल हो गई। दोबारा फेच कॉल हुआ, दोबारा रिक्वेस्ट गई, 2 कॉल हो गई, तो ये काउंटिंग हो रही है वहां पे ना। तो इस तरह बहुत से लोग ना अलग अलग एपीआई बना देते हैं और उसको लोगों को बेचते हैं। जैसे आपके पास अगर बहुत सारा डेटा है किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूरे पाकिस्तान के हर इलाके का नेम, स्ट्रीट नंबर और हर चीज का डेटा है, तो आप क्या करें, एपीआई बना दें कि भाई मैंने एक एपीआई बना दी और ये एपीआई मैं आपको 1000 रुपये महीने पे दे रहा हूँ, इसको कॉल करके आप किसी भी एरिया का पता मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग उसको अपनी वेबसाइट्स में यूज करेंगे। आपने देखा होगा वेबसाइट में इलाके के नेम सारे होते हैं। ठीक है, तो एपीआई इस पर्पस के लिए भी बन सकती है। तो ऐसे ही ये वेदर एपीआई बनाई हुई है। जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगी, आपको वेदर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। अच्छा, अब इनको पता कैसे चलेगा कि आपने 1000 कॉल्स कर दी? आपको ट्रैक कैसे करेंगे? इसका सीन ही होता है, देखें एपीआई क्या थी मैंने आपको बता दिया। एक यूआरएल होता है https www.api.com। ये क्या होता है? यूआरएल पूरा एपीआई का। स्लैश के बाद ये क्या होते हैं? एंड पॉइंट। ये अलग हो सकता है, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई करंट वेदर, ये क्या हो सकता है? एंड पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन मार्क के आगे ये कहलाते हैं सर्च पैराम। क्या कहलाते हैं? सर्च पैरामीटर। तो कुछ एपीआई होंगे जो सर्च पैरामीटर भी जिनको रिक्वायर्ड होंगे आपसे। ठीक है, तो ये ओपन वेदर का सीन ये है कि ये जब आप इस पर अकाउंट बनाएंगे ना, अपना साइन इन करेंगे, साइन अप करेंगे, तो ये आपको ना एक एपीआई की प्रोवाइड करेगा। एपीआई की एक यूनिक की होगी, और जब जब आप एपीआई कॉल करेंगे तो आप इस तरह के क्यूरी पैरम में ये बता देगा क्या नाम होगा, वो की पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आपको उस की के साथ ऑथेंटिकेट करके वेदर का डेटा दे देगा, और साथ में आपकी एपीआई कॉल्स भी काउंट कर रहा होगा। जैसे ही वो खत्म होंगी फिर ये आपको एरर देना शुरू कर देगा। अच्छा, अब इसमें काफी सारी एपीआई हैं, आप कौन सी यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप यूज करेंगे करंट वेदर डेटा। ठीक है भाई, कौन सी वाली? हार्ली फॉरकास्ट भी है, डेली फॉरकास्ट भी है, तो काफी सारी इसमें है, लेकिन आप यूज करेंगे करंट वाला। इसके एपीआई डॉक में जाएं तो इसमें देखिए पूरी एपीआई आपके सामने नजर आ रही है। अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं कि एपीआई कौन सी है और एंड पॉइंट क्या क्या है। api.openweather.map.org ये एपीआई है। इसका एंड पॉइंट क्या है? data/2.5/weather। और कितने सर्च पैराम पास हो रहे हैं? कितने? 3 पास हो रहे हैं, एक लैट, एक लॉन और एक ऐप आईडी। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पता है आपको? सबको पता है? सबको पता है? किसको नहीं पता? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिंपल है, बता देता हूं। गूगल मैप के बारे में पता है? सबको पता है? गुड हो गया। अच्छा, ये गूगल मैप क्या है भाई?
कि गूगल ने सैटेलाइट लगाई थी जो एक टाइम मिनिमम या मैक्सिमम जो भी टाइम सेट किया हो, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पूरे अर्थ का ना एक स्क्रीनशॉट मतलब कैप्चर कर लेती है और रख लेती है अपने पास, ठीक है ना, या फिर उसने एरिया वाइज कुछ ना कुछ करा हुआ है पीछे। तो हम क्या करते हैं फिर गूगल मैप इस तरह हमें मिलता है, इसके थ्रू जो है ना हम सारे लोकेशंस, एड्रेसेस, रोड्स वगैरह सब देख लेते हैं और ये काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, अब ये जो सारा जो आ रहा है ना हमारे पास गूगल मैप, कहीं पर भी मतलब जहाँ पे मेरा कर्सर है ये कहीं पर भी हर जगह का ना एक एड्रेस है। जैसे रियल में एड्रेस होता है बादाबाद पे हम बैठे हुए हैं, तो ऐसे गूगल मैप की लैंग्वेज में अगर हम देखें ना तो हर जगह का एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस किस फॉर्मेट के अंदर होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्मेट में। एक एड्रेस का होता है लैटिट्यूड और एक एड्रेस का होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है भाई, जिससे पता चलता है कि ये एड्रेस कहाँ का है। जब आप व्हाट्सएप पे किसी को अपनी लोकेशन भेजते हैं ना तो लोकेशन में आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही जाता है, तो फिर वो गूगल मैप के ऊपर खुलता है तो उसको नजर आ जाता है कि भाई ये यहाँ पे, ठीक है भाई, क्लियर है। देखिए ऊपर यूआरएल में भी नजर आ रहा है मैप के, ये पहला वाला लैटिट्यूड है और ये दूसरा वाला लॉन्गिट्यूड है। तो ये आपको वेदर एपीआई जो है ना ये भी अलाउ करती है कि आप इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करें तो ये उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जो भी वेदर चल रहा होगा उसकी डिटेल देगी। जैसे आप चाहते हैं, आप कराची में रह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट कराची का उठ के आया, तो आप कराची के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करते हैं। और तीसरे में आपसे ले रहा है ये ऐप आईडी, एपीआई की, ये कहां से मिलेगी, साइन अप करने के बाद, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और काम कर लिएगा, इसमें ना आप यूनिट्स स्टैंडर्ड आ रहा होगा, इसको मैट्रिक कर दिएगा, ठीक है भाई, यूनिट्स को, मतलब जिस तरह आपने ऐप आईडी पास की है ना सेम इसी तरीके से आगे एंड लगाइएगा। एंड एक से ज्यादा सर्च पर हम पास करते हैं ना तो उसको सेपरेशन के लिए एंड लगाते हैं, जैसे एरे में कॉमा होता है ना इसमें एंड होता है, तो ऐप आईडी के आगे एंड लगा के आप पास करेंगे यूनिट्स और उसमें आप पास कर देंगे मैट्रिक। मतलब मैट्रिक यूनिट्स ये एक वेदर का फॉर्मेट होता है जिसमें आपको वो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के अंदर लाके वेदर दे देगा, जो आपको समझ में भी आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे फॉर्मेट में ला देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा डेटा, वेदर मेन आपको मिल जाएगा कि भाई रेन चल रही है, क्लाउडी है, क्या है, जो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें, ठीक है भाई। तो जल्दी से मैं आपको ना एक डेमो दे देता हूँ वेदर ऐप का कि कैसी होगी। किसका दें, बैच 8 का, सर हम आपकी क्लास के स्टूडेंट आ गए, तो हम क्या करें भाई, क्या करें, हमने तो क्लास ही लेट शुरू करी, 7:05 हो गए, बस तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, सही है। तो मैं एक डेमो देता हूँ आपको, फिर एंड करते हैं कि भाई वेदर ऐप किस तरह की होगी। अच्छा भाई, ये बनाना है, देखिए आगे सीखनी है ना एडवांस जावास्क्रिप्ट, ये ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे नहीं सीख पाएंगे। देखें भाई, जैसी वेदर ऐप खोली इसने उठा लिया कराची और इसने दिखा दिया भाई कितना चल रहा है 30, और सारी डिटेल भी आती है, क्लियरिटी और ये ह्यूमिडिटी, सब सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे सर्च करें लाहौर, तो लाहौर का भी बता रहा है। अगर हम सर्च करें कोयटा, कोयटा का भी बता रहा है, ठीक है।
तो सबने अपने अपने हिसाब से बनाएंगे। अच्छा, ये जो हम सिटी नेम पास कर रहे हैं ना, ये हमसे एपीआई लेती है सिटी नेम। ठीक है, कैसे लेगी? आप इसको पास करेंगे। सर ये वैसे फेक है, इसकी एपीआई फेक है? नहीं ओरिजिनल है, रियल है, जो हमें लाके देगा रिजल्ट। रियल है, रियल। ठीक है, तो आप इसको ना, इसमें एक पैरामीटर होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। मनी का क्यों नहीं दिखा रहा भाई? कहाँ अभी ठंड होगी? कराची में होगी। अच्छा, वो सर्च जो है ना, इन्होंने लगाया हुआ बटन पे। खैर, हमने क्या देखना है? हाँ, क्यू पास करना है। क्यू क्या पास करना है? सिर्फ क्यू इक्वल टू सिटी। तो ये क्या करेगी? उस सिटी का हिसाब से ना आपको डेटा मिल जाएगा। लेकिन अच्छी भी बनाई हुई है। अब ये जो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है ना, ये कंडीशंस लगाई हुई हैं कि भाई इफ वेदर टाइप अजान हो रही है। थोड़ा रुक जाते हैं। शानवी का फोन आया था, बोले कुछ किए नहीं शायद। जब ग्लास ऑफ कर लेंगे ना, शानवी को फोन कर लेंगे, या नहीं करेंगे, मैं पहले रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, फिर करेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। शायद बात करना चाहते क्लास खत्म हो गई तो बता दूंगा कि क्लास खत्म हो गई, फिर होगी। तो मैं ये कह रहा था यार, मुझको एम करना था, नमाज के लिए चले जाएंगे, फिर सारे अजान जाएंगे ना, नमाज पढ़ते चले जाएंगे, तो अजान हो गई तो उनको नमाज के बाद अटेंडेंस लगवाओ। लेकिन बैग सबके पास लैपटॉप बैग होते हैं ना, इसलिए नहीं भेज पाता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने भी तो वेट किया। उनको असाइनमेंट समझाया 5 मिनट। 5 मिनट बिठा लो। अच्छा जी, तो भाई देख रहे हैं आप कैसा बनाया ये वाला असाइनमेंट। तो ऐसा बनाया आप लोग ताकि आपका असाइनमेंट ना मैं आगे वाले बच्चों को दिखा सकूँ, देखो ऐसा बनाना है। तो अब देखिए, मैंने मुल्तान लिखा, वेदर टाइप क्या थी? हेज। और इसमें जो पिक्चर है ना, ये टाइप के हिसाब से शो हो रही है। और आप पिक्चर नहीं बल्कि पूरा बैकग्राउंड, जैसे आपकी ऐप में होती है ना मोबाइल वाली, बारिश आ रही होती है, उसमें रेन नज़र आ रही होती है। ठीक है, क्लाउडी होता है तो क्लाउडी, आपके पास कोई वीडियो शेड्यूल चल रही हो पीछे, या इस तरह कोई एनिमेशन हो। एनिमेशन की वेबसाइट्स आपको पता है काफ़ी मिल जाएंगी आपको अच्छी अच्छी। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कराची लिखा और सर्च किया तो इसने क्लियर दिखाया, क्लियर पे इमेज डाली हुई है। मैंने कोयटा डाला, सर्च किया, क्लियर चल रहा है इसमें। अच्छा, रैंडम में 2-3 उठा रहा होगा क्लियर की ना, वरना आप वेदर टाइप जो है ना सबकी अलग अलग मिलेगी आपको। 3, 4, 5 सिटी डाल के देखना, टाइप आपको पता चल जाएगी। और उस टाइप पे कंडीशन लगा के जो भी पिक्चर है उस हिसाब से शो कर देना। अच्छा, ये होगा वेदर। मिन और मैक्स भी आता है कि आज के दिन मिनिमम कितना रहा और मैक्सिमम कितना जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है एपीआई के थ्रू, बस आपने उसको यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है भाई, एक चीज बस और देख लें, मैं रीलोड कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट कराची का लेके आ रहा है।
मैं इसी लिंक को अगर लाहौर में खोलूँ ना, ये लाहौर का लेके आएगा। ये काम कैसे करना है? लाहौर में अगर खोले हाँ, अगर लाहौर में खोलूँ तो ये लाहौर का दिखाएगा। तो डायरेक्टली चलेगा, डायरेक्ट ये क्या कर रहा है? करंट लोकेशन ले रहा है। लोकेशन का एक्सेस चाहिए होगा। लोकेशन, अच्छा, अब लोकेशन कैसे मिलेगी? जावा स्क्रिप्ट से ही मिल जाती है। कैसे मिलती है? जावा स्क्रिप्ट से। जावा स्क्रिप्ट में जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, विंडोज, डॉक्यूमेंट, तो एक ऑब्जेक्ट होता है नेविगेटर। नेविगेटर में काफी सारी चीजें होती हैं, जिसमें एक फंक्शन होता है जियो लोकेशन। कौन सा फंक्शन होता है? नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, और ये एक कॉलबैक फंक्शन है। ठीक है भाई, ये एक कॉलबैक फंक्शन है। आप इसको कॉल करवाएंगे तो ये आपको क्या करेगा? यूजर की करंट लोकेशन लाके दे देगा। पहले उससे परमिशन मांगेगा यूजर से, फिर वो यूजर परमिशन देगा तो करंट लोकेशन निकाल के दे देगा। देखें, जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, इसने क्या मांगा? परमिशन। हमने बोला अलाउ ऑन एवरी विजिट, और ये लोकेशन इसने लाके दे दी। कोड्स इसमें हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये बंदा कहाँ पे। और वो एपीआई जो हम यूज कर रहे हैं वो आपसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी एक्सेप्ट कर रही है। तो आप उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करेंगे ना, तो वो खुद कराची का डेटा लाके दे देगी। लाहौर में खोलेंगे, लाहौर का लाके दे देगी। बात समझ में आई? तो ये वाली चीज भी ट्राई करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में भाई देखें, सबकी ऐप जो है ना होनी चाहिए लाजमी, और क्लास की जो भी अनाउंसमेंट है व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।